नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई का तैयारी और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आप सभी को बताते चलूं कि मैं सोनू सर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की उसको पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। मैं आप सभी को बताते चलूं कि इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी को बताया गया था पूरा क्षेत्रमिति के बारे में, ठीक। अब उसी का क्षेत्रमिति का एक भाग होता है जो आप सभी को यहाँ पर दिया गया वृत्त से संबंधित क्षेत्र। ये आपको क्षेत्रमिति से ही क्या है कि संबंधित है। तो जो बच्चे क्षेत्रमिति का परिभाषा नहीं समझे हैं, पहले वाला वीडियो में जाके आप सभी देख सकते हैं कि क्षेत्रमिति क्या होता है। उसमें आपको पूरी तरह से विस्तृत जानकारी दिया गया है। अब उसका एक भाग जो होता है आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्र, यहाँ से आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा और अच्छी तरह से समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मैं आप सभी दोस्तों को मैं बताते चलूँ, खासकर जो बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनसे बताते चलूँ कि ये जो क्लास होने जा रहा है आप सभी के लिए क्लास 10 का है, मैथ से संबंधित है। तो उसको अच्छी तरह से पूरी तरह से समझने की, बारी बारी से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। जैसे कि ये कहावत आप सभी सुने होंगे कि तिनके तिनके से ही क्या होता है कि जल भरता है, या तिनके तिनके कहिए या बूंदे बूंदे से कहिए, बात सही है। हमारे क्लास के बच्चे ने के न सर जी तिनके तिनके नहीं होगा, बूंदे बूंदे होगा। एक गाढ़ा कहीं का बूंदे बूंदे ही ना होता है, वही तिनके तिनके होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लास जो भी चलता है हंसी मजाक करके पढ़ाया जाता है। तो जो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं हमारे कोचिंग में ज्वाइन होइए, ठीक है। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए जैसा यहाँ पे वीडियो में बताया जाता है। चलिए ठीक है, देखिए आज का जो आपका क्वेश्चन है, ज़्यादा वीडियो लेट नहीं करूंगा क्योंकि पहले ही आप सभी को क्षेत्रमिति के बारे में पूरी तरह से बता दिया गया है कि क्षेत्रमिति क्या होता है। अब उसका एक भाग होता है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्र। तो उसके बारे में आप सभी ध्यान से पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। आपको वृत्त, चलिए देखिए सबसे पहले एक आपको वृत्त बना के दिखाते हैं, ठीक है। वृत्त, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपका एक वृत्त है, इसी में आपको एक ही वृत्त है आपका, ठीक है। मान लीजिए ये गोला भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें भी आपको मिलेगा, पढ़ने के लिए टेंशन मत लीजिए। इसी में आपको है वृत्त, गोला, बेलन, आयतन, सब कुछ इसी में मिलेगा, ठीक है। ये आपको जो क्षेत्रमिति है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये आपका कोई एक वृत्त हो गया, ठीक। मान लीजिए कोई आपका जो गोलाकार जो आकृति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोला भी कहते हैं, उसको हम वृत्त भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उसको समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। ये आपको एक क्या है, वृत्त है। एक आपको वृत्त हो गया, ठीक। जब वृत्त हो गया तो ध्यान से इसमें इसी चित्र को आपको ध्यान से समझना है। इसी से आपको क्या होगा कि सूत्र निकलेगा, ठीक है। और इसमें आपको मैथ में अभी सिर्फ शुरुआत चल रहा है, इसमें आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा खाली सूत्र मिलेगा आप सभी को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये आपको हो गया एक वृत्त हो गया, ठीक। अब इसको समझिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मैथ में से, और ऐसा होगा आप सभी को, ठीक है। तो बायोलॉजी में इसको केंद्रक कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आपको एक केंद्र है। क्या चीज है, केंद्र। ध्यान से पूरी तरह से अच्छा समझिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा उससे कोई मायने नहीं रखता है, अगर आपके बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है ये आपको जरूरी होता है, ठीक है। वीडियो लंबा है उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए बारीकी से समझिए, ध्यान से देखिए। ये आपको कोई एक वृत्त हो गया, ये जो बीच वाला आपका हो गया केंद्र, लेकिन वही बायोलॉजी पढ़िएगा तो बीच वाला क्या हो जाएगा आपको केंद्रक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको मैं आप सभी को बताते चलूं कि यहाँ से जब सिर्फ एक चिन्ह काटा जाता है, ठीक है, एक, ठीक है, वृत्त के दम आधा से चिन्ह काटा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपको त्रिज्या,
इसको याद रखिएगा, यहीं से समझना है आप सभी को। ये आपको हो गया त्रिज्या, इसे हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं, इसको याद रखिएगा। ये आपको क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो चिन्ह काटे हैं ये वाला, इसको क्या हो गया, आपको एक त्रिज्या हो गया। समझ में आया? चले इसके बाद आगे देखते हैं। और मान लीजिए फिर एक चलिए दूसरा एक वृत्त बना के आप सभी को दिखाते हैं। ठीक, चलिए ये तो अभी हम लोग ने पढ़ा क्या कि केंद्रक था, तो यहाँ से एक चिन्ह काट दिए तो आपको क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। लेकिन पूरा काट देंगे तब तो क्या होगा, क्या होगा, तो ये आपको क्या होगा, ये आपको हो जाएगा व्यास। ठीक, क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, इतना याद रखिए कि ये आपको हो गया केंद्र। ठीक, केंद्र से आपको चिन्ह काटिए, आपको हो गया त्रिज्या। जब पूरा से चिन्ह काटिए तो आपका हो गया व्यास। इतना आप सभी को जानकारी आप सभी को प्राप्त करके रखना पड़ेगा। इस वृत्त में देखिए, वृत्त के हर एक क्वेश्चन में आपको आएगा त्रिज्या व्यास जरूर आएगा। तो पहले त्रिज्या व्यास नहीं समझेंगे तो एग्जाम में आप क्या बनाइएगा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको एक क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक आपको इसमें सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, एक ऐसे आपको अक्षर मिलेगा। ये आपको अक्षर मालूम है क्या है आपको, ये अक्षर एक ग्रीक अक्षर है। ठीक, ग्रीक अक्षर है। ठीक है, यही लोग सब लोग कह देता है कि ये पाई लिखा है, लेकिन पाई होता क्या है कोई नहीं बताता है आप सभी को। कहीं भी जाइएगा पढ़ने, अधिकतर टीचर लोग नहीं बताता कि क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको लिखा है ग्रीक अक्षर लिखा है, तो ग्रीक अक्षर लिखा। अब इसे क्या कहते हैं, पाई इसका नाम है, पाई। ठीक, इसका क्या नाम है, आपको पाई है। आपके पाई का क्या है कि संकेत है, आपको ऐसे लिखेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है 22, आपको पाई का सटीक मान क्या होता है, यानी कि पाई लिख देगा इसे, इसका मान कितना होता है। ठीक है, तो इसका मान दो याद रखिएगा, एक होता है आपको 22/7 और एक होता है 3.1416। लेकिन हम लोग 3.14 तक ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूरा मान आपका होता है इसका 3.1416 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वीडियो में। ठीक है, पाई का मान कितना 22/7 और एक होता है दूसरा 3.1416। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, पाई का जो आविष्कार किए थे हमारे, ठीक है, आर्यभट्ट ने किया था। किसने, आर्यभट्ट ने। ठीक है, उसने क्या किया, आर्यभट्ट क्या है कि एक भारत के क्या है कि महान वैज्ञानिक है। ठीक है, जो आप सब ये जीरो पढ़ रहे हैं, जीरो तो इन्हीं का देन है। ठीक है, जीरो कैसे आया, इन्हीं का देन है। किसका देन है, आर्यभट्ट का। ठीक है, किनका देन है, आर्यभट्ट का। जीरो जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जीरो से शुरुआत करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 10 ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन जीरो आखिर होता क्या है, तो ये किसने दिया था आपको, आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो कहाँ के रहने वाले थे, अपने ही देश यानी कि भारत के रहने वाले थे। ठीक है, देखिए इसमें एक मान जो होता है, पहले क्या था कि पहले सिर्फ 22/7 ही मान था। इसको बनाने में थोड़ा क्या होता था, थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता था, मतलब हार्ड प्रोसेस हो जाता था। ठीक है, मान लीजिए गुना वगैरह करने में क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था बच्चा लोग। ठीक है, लेकिन आर्यभट्ट ने क्या किया कि 3.1416 4 अंकों को लिया। ठीक है, दशमलव के बाद। ठीक है, उसी ने है 3.1416 आर्यभट्ट ने ही क्या किया कि इसका खोज किया, पाई के मान जो होता है 3.1416 का। याद रखिएगा, जो पाई का मान आपका 22/7 होता है। ठीक है, ये आपको बनाने में थोड़ा बच्चा को कठिन लगता था। ठीक है, इसलिए आर्यभट्ट ने के अपना दिमाग सोच समझ के क्या किया कि ये खोज किया 3.1416 का। ठीक है, जिसके के ये भी आपको क्या है कि एक पाई का मान है। तो एग्जाम में याद रखिएगा पाई का सन्निकटित मान कितना होता है। ऑप्शन में आपको 22/7 देगा, नहीं देगा तो आपको 3.14 देगा। अगर दोनों रहेगा तो दोनों पर टिक लगाइए, ये न कि एक। देखिए क्या होता है, कभी कभी
बच्चा बिना क्वेश्चन पढ़े क्या होता है डायरेक्ट मैं 22/7 तुरंत लगा देता है 22/7। एक आधा पहले क्वेश्चन पढ़ो उसमें कि क्या पूछा है, कहीं 3.14 तो नहीं दे दिया, अगर दे दिया होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका नंबर कट जाएगा। तो सबसे पहले मैथ में क्वेश्चन पढ़िएगा कि पाई का मान कितना होता है, यानी पाई का सन्निकटित मान कहिए या पाई का मान कहिए। तो 22/7 और 3.141 भी होता है, यानी कि 3.14 तक ही हम लोग लिखते हैं और इतना ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आपको, अगर दोनों देगा एग्जाम में, ठीक है, तो दोनों पर टिक लगाइए, न कि एक पर सिर्फ 22/7 पर। ठीक है, इसका खोज आर्यभट्ट ने किया था। ये था आपको पूरी जानकारी सिर्फ ब्रीथ से संबंधित। ठीक है, अभी और जानकारी है जो आपको अच्छी तरह से बताएंगे इसके बाद। देखिए ये जो आपका होता है इसमें थोड़ा 2-3 बात आप सभी को जो होता है वो हमको आप बता देते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पर एक डी लिखा है, तो डी मतलब होता है आपका व्यास, इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आर शब्द के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यही खाली मिलेगा, आपको घबराना नहीं है कि क्या है। जी आपको हो गया। ठीक, पाई का मान आपका हो गया इसमें। ठीक, दोनों लिखवा देते हैं बराबर से अच्छा से। ठीक है, 22/7 या 3.14 इतना तक रहना। देखिए अब पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिए। ठीक है, ये आपको एग्जाम में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ चुका है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है, एग्जाम में याद रखिएगा, न कि परिमेय संख्या। ठीक है, अगर पूछेगा पाई का मान कौन सी संज्ञा है, ठीक है, तो अब जाके क्या होगा, परिमेय संख्या लिखिएगा। लेकिन सिर्फ पाई पूछेगा तो पाई क्या हो जाएगा आपको, अपरिमेय संख्या है। जो 22/7 लिखे वो आपको क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, भाग देके देखिएगा जल्दी से कट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, इतना जानकारी याद रखिएगा। डी को हम लोग व्यास से सूचित करते हैं, आर को त्रिज्या से, पाई का मान 22/7 होता है या 3.14। ठीक, और पाई का मान आपका होता है अपरिमेय संख्या। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। देखिए ये उस समय से आप सभी पढ़ रहे थे, ब्रीज से संबंधित जो भी जानकारी था आप सभी को हमने बता दिया। अब इसके बारे में आप सभी को जो भी क्वेश्चन आपको सूत्र पूछा जाता है उससे संबंधित आपको बताने को देंगे। देखिएगा, ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, जैसा कि वीडियो में आप सभी को दिखा दिया गया है। इसी से आप सभी को क्या करना है कि एग्जाम हो या यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, इसी के माध्यम से आपको दिया जाएगा। इसको क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को माध्यम से आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला नंबर इसमें सूत्र आपको मिलता है कि वृत्त का व्यास। ठीक, वृत्त का व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जिस क्वेश्चन में आपको व्यास कहेगा वहां पे क्या लिखना है, 2 गुने त्रिज्या। 2 गुने त्रिज्या होता है इसका वृत्त का व्यास। वृत्त के व्यास को अब आप सभी को अभी बताएंगे, डी से सूचित करते हैं। 2 होते 2, त्रिज्या को आर से सूचित करेंगे। इसका एक और फॉर्मूला, मतलब शॉर्टकट लिखना चाहते हैं तो डी बराबर 2r लिख सकते हैं, इसका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिए, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, उस समय वृत्त का व्यास था, ये क्या था, वृत्त की त्रिज्या। तो जहां त्रिज्या कहेगा उसको व्यास निकालने के लिए आप सभी को व्यास बटा 2 करना पड़ेगा। इसका ये सूत्र है, फॉर्मूला है। इसका शॉर्टकट में लिखेंगे आपको r बराबर d बटा 2। ये आपको क्या था कि वृत्त की त्रिज्या हो गया। इसके बाद इस सूत्र को ज्यादा आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, ये आपको पाई हो गया और आर हो गया, ये स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक, वृत्त की परिधि हो गया आपका 2 पाई आर, या होता है आपको पाई डी होता है। ठीक है, ये आपको इतना आपको 4 सूत्र जो था आपको वृत्त से संबंधित था। ठीक है, इसके बाद इतना जानकारी आप प्राप्त कीजिए, वृत्त से संबंधित जानकारी। ठीक है, इसके बाद आप सभी को और इसमें बताया।
इतना जानकारी आप सभी प्राप्त कीजिए। ठीक है, ब्रीथ से पूरी संबंधित आपको जो भी जानकारी था आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया गया, बता दिया गया। मैं सोनू सर आप सभी को वीडियो के अंत में यही कहेंगे कि ऐसे ही पढ़ाई से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।